बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एडिटोरियल आज हमारे पास है माइनिंग डायनामिक्स। उमर फारूक ने लिखा है। ये डील कर रहा है जी बेसिकली सऊदी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में, उसके बारे में इसमें कंप्लीट डिस्कशन की गई है। उसके क्या जो है इम्पैक्ट्स हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। और इसमें आगे जो है वो मज़ीद बताया गया रेकोडेक प्रोजेक्ट की ये इंट्रोडक्शन है। रेकोडेक प्रोजेक्ट क्या है, उसका भी क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी तफसील से बात की गई है। और इस रेकोडेक प्रोजेक्ट की और जो ये माइनिंग में सऊदी अरेबिया की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली क्या है, इसके पाकिस्तान पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको पाकिस्तान को इससे क्या फ़वाइद जो हैं वो बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो उसका जो मेन फोकस है इस एडिटोरियल में वो बेसिकली है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर माइनिंग में। इसके अलावा इसमें जो एक ओवरव्यू दिया गया है उसके सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के बारे में बताया गया कि उनका मेन फोकस उसमें किस चीज़ पे जा रहा है। दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है नो नीड फॉर NCCIA। ख्वाजा खालिद फारूक ने लिखा है। NCCIA ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। NCCIA के बारे में आगे जो कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या है इसकी इस्टेब्लिश होने के बारे में, और साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है इसका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, मतलब साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेसी पे किस तरह से इफेक्ट कर सकती है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में बात है। तो ये बेसिकली जो डील की गई है कि NCCIA एक साइबर क्राइम के लिए जो नई एजेंसी पाकिस्तान बनाने जा रहा है, उसके ऊपर ये इसका मेन फोकस है कि उसकी क्या क्या ज़रूरत है, क्या उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके जो हैं आगे इसमें फ्यूचर जो है इसके साइबर सिक्योरिटी के पाकिस्तान के लोगों के प्राइवेसी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो है आपकी वीडियोस जो हमारी आ रही हैं इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो हम कमेंट्स सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हर आर्टिकल के एंड पे क्वेश्चन होता है हमारा, तो उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। Indeed, this Quran is a reminder, so who wills may take a way towards his Lord. यकीनन ये कुरान एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ जाने वाला रास्ता अख्तियार कर ले। सूरह इंसान आयत नंबर 29। अल्लाह ताला ने कुरान की अहमियत को यहाँ पे वाज़ेह फरमाया है कि जो कुरान है ये अल्लाह ताला की तरफ आपको याद दहानी कराता है। आपकी कुरान की जो भी आयत देखो, जो भी आप कुरान का सफ़ा खोलोगे तो उसमें आपको अल्लाह ताला का जो नाम ज़रूर नज़र आएगा। आपको अल्लाह ताला की याद दहानी जो है कुरान हर जगह पे ज़रूर पर ज़रूर करवाएगा। तो ये अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो इस याद दहानी को अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट समझता है, क्या वो इसको जो है इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। जो ये रास्ता कुरान हमें समझाता है अल्लाह ताला की तरफ जाने का, क्या हम उसको अख्तियार करते हैं, तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की तरफ जाने का इरादा करे, अल्लाह ताला उसको अपनी राहें उसके लिए खोल देते हैं, उसके लिए अपने रास्ते आसान फरमा देते हैं, जो शख्स भी अल्लाह ताला की तरफ जाने की कोशिश करे। तो कुरान जो है ये एक रास्ते की तरह ही है कि ये अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ लेके जाता है, हमें आखिरत और दुनिया की दोनों की भलाई की तरफ लेके जाता है। और हमने कुरान को एक भूली बसरी चीज़ बना रखा है। कुरान हमारे यहाँ सिर्फ एक मजहबी किताब के तौर पे रह गया, जैसे ईसाइयों के यहाँ तो उनकी बाइबल रह गई है कि उसको मजहबी किताब है, उसी को रहनुमाई नहीं लेते। तो हमारे यहाँ भी ये सिर्फ महज मजहबी किताब है जिसको हम पढ़ते हैं समझते नहीं हैं, इससे कोई रहनुमाई नहीं लेते। और क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ की शिकायत करेंगे अपने रब से कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को एक भूली बसरी चीज़ बना रखा था, किसको उन्होंने छोड़ रखा था। क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ा कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, इसको छोड़ी हुई चीज़ बना रखा था।
तो आज भी हम अगर कुरान पे चलना शुरू कर दें तो हम अल्लाह ताला की तरफ जो है राहें वो अपनी सीधी कर सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ जाने वाली राह जो हम वो अख्तियार कर सकते हैं। माइनिंग डायनामिक्स, उमर फारूक ने लिखा है। इसमें हम जो बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे, टॉपिक्स हैं हमारे कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में जो हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। रेकोटेक प्रोजेक्ट क्या है, इसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में बात करेंगे। और स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से हासिल हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है ये अभी कह लें कि पिवटल क्रॉस रोड्स पे है। क्रॉस रोड एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्राइसिस की सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना जो है आपके लिए मस्ट हो जाता है। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए क्रॉस रोड की तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज जो है अपनी मिनरल इकोनॉमीज को इस सूरत हाल में इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा जो फ्यूचर है वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत आसान हो चुका है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी के लिए उसको रिवाइव करना चाहता है, उसका रिवाइवल चाहता है और अपने जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं उनको यूटिलाइज करना चाहता है। जबकि अब सऊदी अरबिया की बात करें तो अपनी फ्यूल बेस्ड इकॉनमी, जैसे उनके तेल पर डिपेंडेंट इकॉनमी है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। वो इसको मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ ऑयल की बजाय बाकी सेक्टर्स पे भी जाए। तो वो मिनरल्स की तरफ जो है वो इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसके लिए उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले में, क्योंकि उनका जो एक माइनिंग में उनका काफ़ी जो है एक्सपीरियंस है। तो अपस्ट्रीम एक्सट्रैक्शन में मतलब चीज़ों को एक उसको किसी भी चीज़ के जो है डिपॉजिट्स को, मिनरल के डिपॉजिट्स को सर्च करना और फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। तो इसमें उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारी है। तो किंगडम का सऊदी अरबिया का जो है इंटरेस्ट है पाकिस्तान के इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान के माइनिंग सिस्टम को, पूरे जो लैंडस्केप है पाकिस्तान की इकॉनमी का, उसको चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है सऊदी अरबिया का। तो ये तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रियाल्स का ये फंड है उनका। तो ये जो है उनका बेसिकली उनका एक फंड है, उसके लिए सॉवरन फंड है, वेल्थ फंड, और की ड्राइवर है उनके विजन 2030 का, ये की ड्राइवर है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें भी वो पाकिस्तान को आगे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके ज़रिए से, क्योंकि इनके पास इसमें उनको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी उनके पास सरमाया कैपिटल मौजूद है और वो इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अपनी माइनिंग की रीबर्थ में, रीनेसेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइनिंग सिस्टम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनरल जैसे बात करें, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कॉपर की बात करते हैं तो ये लिथियम बैटरीज के लिए, इसके अलावा एनर्जी की ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, इसके अलावा ये वायर्स हो गई, इनके लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ग्रीन इकॉनमी की बात करें तो सोलर पैनल्स में, इस तरह की बाकी चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर का। तो रिसोर्स के एक हासिल करने में, उनको एक्वायर करने में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक बहुत ज़्यादा एक हमेशा से एक पुश चला आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्स पे, मिनरल के रिसोर्स पे को हासिल करने के लिए वहाँ पे अटैक करने तक से वो नहीं घबराते। तो ये एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि ये एक पुश है हमारे इस आज की दुनिया में कि रिसोर्स हासिल करने के लिए, ख़ासकर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक आपस में क्लैश चला रहा है हमेशा से। तो अगर मिनरल्स की बात करें तो हमेशा ये इन एरियाज में होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। आप देख लें, अगर पाकिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन वो अनस्टेबल एरिया है। तो आप उसके देख लें सिक्योरिटी के हिसाब से भी, फाइनेंशियली भी और सोशली भी वो देख लें तो वो एक अनस्टेबल एरिया है। तो ऐसे इलाकों में माइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की होती है ज़रूरत, आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे आपको प्रॉपर एक ज़रूरत होती है। वरना ये सारा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एक आपके लिए एक फ़ायदा बनने की बजाय ये आपके लिए हर्डल बन जाती हैं, आपकी इकॉनमी के लिए एक रुकावट बन जाती हैं। कि अभी माइनिंग की बात कर रहे हैं तो माइनिंग जो है वो सऊदी अरेबिया का भी की फोकस है, वो इस पर अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे हैं
और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अपने उनके 13 के करीब उन्होंने अपने विजन 2030 के मुताबिक उनके 13 फोकल एरियाज हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और माइनिंग उनमें से एक उनका की जो फोकस है वो माइनिंग पे है। उन 13 जो है उनके पॉइंट्स, उनमें से एक पॉइंट जो है वो पब्लिक माइनिंग का है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में माइनिंग का। रेकोडेक प्रोजेक्ट, अच्छा ये जो भी सारा माइनिंग का पाकिस्तान में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो रेकोडेक प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं। रेकोडेक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बलूचिस्तान में वाक़ है और कापर गोल्ड प्रोजेक्ट है। कापर भी यहाँ से निकल सकता है और गोल्ड के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत से निगोशिएशंस हो चुकी हैं पाकिस्तान और इनके सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के दरमियान। इनका फोकस था कि किस तरह से फाइनेंशियल जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस तरह से एक प्रॉपर तकसीम की जाए, उनको डिवीजन की जाए, और शेयर रेशोज़ क्या होंगे, इसमें पाकिस्तान को कितने शेयर्स मिलेंगे, सऊदी अरेबिया को कितने शेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर इंटरनली पाकिस्तान के अंदर देखें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसमें से कितना मिलेगा और फेडरल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। इस पर काफ़ी निगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई जो है वो ख़ास सामने आगे एग्रीमेंट नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो ऑफ शेयर्स जो है, शेयर्स की एग्जैक्ट रेशियो अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकी। अगर पाकिस्तान जो है अपना फेडरल शेयर में से, पाकिस्तान अपने फेडरल शेयर में से रेकोडेक प्रोजेक्ट को दे देता है, रेकोडेक प्रोजेक्ट में फेडरल शेयरिंग जो पाकिस्तान की है वो अगर सऊदी अरेबिया को दे देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 बिलियन की आएगी सऊदी अरेबिया की तरफ से। बैरेक गोल्ड जो है ये कंपनी है जो वहाँ पे माइनिंग के लिए काम कर रही है। बैरेक गोल्ड बेसिकली ये गोल्ड और कॉपर की माइनिंग के लिए काम करती है। इसकी तकरीबन 16 साइट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, 13 कंट्रीज़ में इसकी 16 साइट्स हैं जहाँ पे ये कॉपर और गोल्ड की माइनिंग के लिए काम कर रहे हैं। टोरंटो में इनका हेडक्वार्टर है। तो ये आप नोट कर लें कि बैरेक गोल्ड के बारे में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, कि बैरेक गोल्ड क्या है बेसिकली। उसका हेडक्वार्टर वगैरह टोरंटो कनाडा में है। तो बैरेक गोल्ड इसका 50% स्टेक है इस प्रोजेक्ट में, तो ये अपनी शेयर को कम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के इन्वॉल्वमेंट को अपने लिए बहुत बेनिफिशियल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक सऊदी अरेबिया जैसे एक बड़े पार्टनर के वहाँ पे आने से, बड़े इन्वेस्टर के वहाँ पे आने से उनके लिए एक सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी और प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी एक बड़े स्टेक होल्डर के वहाँ पे आने से। तो बैरेक गोल्ड भी इसको वेलकम कर रहे हैं। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स के लिए को कम करने के लिए वो रजामंद नहीं हो रहा है। अगर किंगडम जो है सऊदी अरेबिया वो करता है फेडरल शेयर में से, जो कि भी OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास हैं और PPL के पास हैं, वो अगर अपने शेयर जो हैं अगर सऊदी अरेबिया को दे देते हैं तो इसकी वजह से पूरा जो स्टेक स्ट्रक्चर है कि स्टेक होल्डर्स जो है उसका पूरा सिस्टम रीडिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी सारी निगोशिएशन चल रही हैं, इस पर कोई डेफिनेट एग्रीमेंट नहीं हो सका अभी तक। अच्छा, इसमें बात करें ना पाकिस्तान को, सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर देखें तो ये सऊदी कैपिटल इस माइनिंग में आएगा तो ये पाकिस्तान की मिनरल इकोनॉमी के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। ये बहुत ज़्यादा उसको स्पीड अप कर देगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके पाकिस्तान को जो स्ट्रेटजिकली हासिल हो सकते हैं, और वो भी, और दूसरा इसमें जो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको एसेस करने की, इसको समझने की हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएं और शेयर डायलूशन के बारे में बात करते हैं कि शेयर जो किस तरह से तकसीम हो, इस पर बात करते रहें, बल्कि हमें इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम इस पर सोचें कि फ्यूचर में पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान जो हैं पॉसिबल वो हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपना $1 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो अगर सेल कर देता है सऊदी अरेबिया को, तो ये पाकिस्तान के फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिकली देखें तो ये फ़ायदेमंद है। किस वजह से? इसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करने पे वो राज़ी हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बायलैटरल रिलेशनशिप सिर्फ इसमें नहीं कर रहा है कि फाइनेंशियल एड की वजह से दोनों कंट्रीज के फाइनेंशियल जो थे रिलेशन वो बढ़ रहे थे, बल्कि अभी जो है इस पे इकोनॉमी की बायलैटरल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पे भी वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर फाइनेंशियली देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोई एक पाकिस्तान की विन सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए।
लेकिन अगर स्ट्रेटजी के लिए बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अक्लमंदाना डील है। लॉन्ग टर्म गेंस की बात कर रहे थे तो गल्फ स्टेट्स जो है पाकिस्तान के इकॉनमी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने पे राज़ी हो जाएंगे। वह फॉर एग्जांपल देखें तो प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की, इसमें एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकती है गल्फ स्टेट्स की तरफ से इस तरह के मंसूबे। फॉर्मेटिव पीरियड फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। किंगडम इंटरेस्ट को डीजर ब्राइटन पाकिस्तान माइनिंग स्टोरी। अच्छा, किंगडम का जो इसमें इंटरेस्ट है ये तो या तो पाकिस्तान की जो माइनिंग स्टोरी, माइनिंग सिस्टम फारे को उससे बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल उसका नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये भी हमेशा पाकिस्तान के बाकी कई प्रोजेक्ट की तरह ये भी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम बन के रह जाएगा, जो कि मनसूबों कागजात में तो बनाए जाते हैं लेकिन उन पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जो SIFC के ज़रिए से पाकिस्तान के इकॉनमी के इन्वेस्टमेंट के मैटर्स को अभी करंटली डील कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स की बात करते हैं। क्रॉस रोड होता है क्राइसिस सिचुएशन व्हेन अ डिसीजन मस्ट टू बी मेड। तो रिनेसेंस होता है रिबर्थ, ट्रांजिशन टुवर्ड्स मॉडर्निटी, एक चीज़ का दोबारा से रिबर्थ होना, रीजनरेट करना, उसको मॉडर्न करना। बोटलनेक हर्डल्स को कहते हैं। स्पेकुलेटिव होता है अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। पिटफॉल होता है कि कोई भी हिडन छुपा हुआ डेंजर या डिफिकल्टीज को पिटफॉल कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कुछ सूखे सूबे में वाक़या है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। नो नीड फॉर NCCIA की इस्टेब्लिश गवर्नमेंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ख्वाजा खालिद फारूक ने लिखा है। तो NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ये इस्टेब्लिश की जा रही है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात है, कंसर्न्स क्या हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट पे, और प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान में क्या लिंकेज है, इसके बारे में इसमें आर्टिकल में बात की गई है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अभी नेशनल एजेंसी एक बनाने की, साइबर क्राइम के लिए बनाने का एक अप्रूवल दिया है NCCIA के नाम से, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से एक अलग एंटिटी है। तो इसमें जो कंसर्न्स वो आ रहे हैं कि पहले से मौजूद है साइबर क्राइम विंग जो है FIA का, वो मौजूद है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो NCCIA के अलग से बनाने से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बन जाएगा। मतलब आपके पास पहले से एक चीज़ मौजूद है तो आप दोबारा से ऐसी चीज़ क्यों बना रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें से वो ओवरलैप हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जिसका नुकसान होगा कि ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है बढ़ जाएंगी। तो ये देखने के बाद है कि क्या जो साइबर क्राइम ऑफिसर जो है FIA के वो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे या अलग से इसमें कोई जो बंदे नए जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे, नए पर्सनल रिक्रूट किए जाएंगे। तो अगर देखें तो अगर वही ऑफिसर जो हैं वो इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे FIA के ऑफिसर, तो इसको तो क्या वो कौन सा काम करेंगे, क्या वो उसी तरह से वो अपनी जॉब करेंगे जिस तरह से वो FIA में कर रहे थे, या इसका कोई अलग से सिनेरियो बनेगा। तो अगर देखें तो FIA के साइबर क्राइम विंग जो है वो ऑलरेडी एक इसके लिए मौजूद है, इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क मौजूद है थ्रू आउट द कंट्री साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए। तो इसके होते हुए इसकी क्या ज़रूरत थी, इस पे राइटर जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अब इस साइबर क्राइम विंग FIA के होते हुए वो एक नई जो एजेंसी बना रहे हैं। तो ये इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हुकूमत को नए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो नए पर्सन उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के आप इकॉनमी के हिसाब से देखें तो ये पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपको उनकी ट्रेनिंग के लिए, इसके अलावा नए स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इस पे इकॉनमी जो फाइनेंस है वो खर्च होगा। और जब तक ये नया इसका स्टाफ ट्रेन नहीं हो जाता तब तक FIA के ऑफिसर जो हैं वो वही इसके साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे NCCIA को। तो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ जो ड्यूटीज़ हैं उसका बहुत सारे चांसेस हैं इस सारे पीरियड में, तो उसको जो है मिटिगेट करने की बहुत ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, कानूनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो कि रोल्स को डिफ़ाइन करे, इनकी जिम्मेदारियों को डिफ़ाइन करे साइबर सिक्योरिटी में जितने भी इन्वॉल्व है बंदे। इसके लिए प्रॉपर से प्रोटोकॉल बनाने की भी एक ऐसा ज़रूरत है।
अगर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्क्राइब ना की जाए तो ये एक कह लें कि जुडिशियल जो हैं डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे अराइज होंगे। नई एजेंसी के आने से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो मज़ीद बढ़ जाएगा और इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो मज़ीद स्लो हो सकता है। इसके अलावा अगर नई एजेंसी बनाने के लिए, इसको फंडिंग के लिए, रिसोर्स के लिए और टाइम के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। NCCIA को ऑपरेशनल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड पर्सनल हायर करने पड़ेंगे और नए जो हैं कवानीन और ज़वाबित बनाने के लिए काफ़ी सरमाया खर्च होगा। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये इस्तेमाल की जा सकती थी कि FIA का जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसको मज़ीद इन्हांस कर दिया जाए। FIA साइबर क्राइम विंग को मज़ीद इन्हांस किया जाए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता। एक्स्ट्रा जो इसमें पाकिस्तान एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको बचना इससे बहुत ज़्यादा मुमकिन था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान जो पहले से गुजर रहा है उस सूरत हाल में ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है गवर्नमेंट का। जो रिसोर्सेज हम NCCIA पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो हम चाहते तो हम FIA साइबर क्राइम विंग के पे उसको खर्च करके अपनी उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मज़ीद बढ़ा सकते थे। तो जो बनाने वाले हैं NCCIA के क्रिएटर्स हैं वो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अगर वो ये तो अगर ये उनको साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि FIA का साइबर क्राइम विंग इस काम के लिए इनसफिशिएंट था, फिर तो ठीक है। अगर वो इसके लिए इनसफिशिएंट नहीं है तो फिर इसके बनाने में आपको क्या इसमें हिकमतें नज़र आई हैं कि आपने कौम का इतना वसी सरमाया जिस काम में आप लगा रहे हो, तो इसकी क्या फ़ायदा है आपको। कहीं ये किसी को नवाजने के लिए तो नहीं किया जा रहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी को नवाजने के लिए इस सारा काम किया जा रहा हो, अलग से एजेंसी बनाई जा रही है, या इसकी कोई और मकासद है। इसका एक नुकसान ये भी होगा कि टैलेंट बहुत ज़्यादा लॉस होगा पाकिस्तान का, डाइल्यूशन होगी टैलेंट की। डाइल्यूशन और टैलेंट क्या है कि बंदे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जो टैलेंटेड पीपल हैं वो डिवाइड हो जाएंगे साइबर क्राइम विंग FIA के और इसमें डिवाइड हो जाएंगे। इसके बजाय ये बेहतर था कि आप एक ही एंटिटी बनाते, साइबर क्राइम विंग को इम्प्रूव करते, उसको उसी को आप उसके साथ लेके चलते, उसी को स्ट्रेंथन करते, तो ये एक काफ़ी अच्छा इकदाम था। अब FIA की साइबर क्राइम विंग की बात करें तो वो जो इंटरनेशनल उनकी काफ़ी कोलैबोरेशन चल रही थी और उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेशनल उनके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे अथॉरिटीज़ के साथ उनके अच्छे लिंक्स थे। तो NCCIA को दोबारा से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे नए सिरे से। साइबर सिक्योरिटी के एफर्ट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं इसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं कि आया ये जो कुछ साइबर सिक्योरिटी के नाम पे चल रहा है ये कहीं आम लोगों की प्राइवेसी पे तो इसका कोई नुकसान जो असरअंदाज होने का चांसेस नहीं है। अगर प्राइवेसी राइट्स की बात करें तो अगर जब तक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा तब तक जो है प्राइवेसी का पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इशू चलता रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन सिस्टम के होने की ज़रूरत है जिसको जुडिशरी जो है हमारी वो उसके ओवरसाइट कर रही हो और उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद हो। पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के कन्वर्सेशन जो है बेसिकली जो है हमारी डिफेंस इसको मजबूत करने पे है, उसको स्ट्रेंथन करने पे है और इसका प्राइवेसी जो है लोगों की प्राइवेसी पे इस पर कोई इसमें डिस्कशन नहीं की गई। तो देखने की चीज़ हमारे अंदर ये है कि क्या हम साइबर सिक्योरिटी के नाम पे एक ऐसी स्टेट तो बनाने नहीं जा रहे हैं जो लोगों के अंदर अपने लोगों को मतलब उनके ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं करना चाह रहे हैं। हम सीक्रेटली हम उनको कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं एक इंट्रूसिव स्टेट बनाकर। कंक्लूड करते हैं कि जो एफर्ट्स हो रही हैं साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए तो वो हम एक नई एजेंसी बनाए बगैर भी कर सकते थे। हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है FIA हो गया, इसके अलावा एजुकेशनल जो हमारे इदारे हैं वो इसको लीड कर सकते थे। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इस काम के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। अब रिसेंटली देखें तो ब्लैक हैट साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन सऊदी अरेबिया में हुआ है। एक कंपटीशन होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन 6 टीमें जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये पाकिस्तान के टैलेंट की कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान का जो एक टैलेंट उभर के सामने आ रहा है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा अच्छा इंपैरेटिव था। साइबर सिक्योरिटी ये एक ज़रूरी चीज़ है।
और लेकिन इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए नई एंटिटीज़ बनाने के बजाय, नए इदारे बनाने के बजाय, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा फ्रेमवर्क है, उसी को बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं ये हमारे प्राइवेसी राइट्स पे कोई नुकसान तो इसका नहीं हो रहा। अगर एनसीसीआई की क्रिएशन की बात करें तो ये एक अननेसेसरी मूव है, इसका कोई एक गैर ज़रूरी काम है जो सिर्फ एफर्ट्स को हमारी जो है वो डुप्लीकेट करेगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे फंड्स को डाइवर्ट करेगा, अटेंशन डाइवर्ट करेगा, हमारी पहले से एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है उसको मज़ीद कमज़ोर करेगा और इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। और कब्जे की तरफ आते हैं। ओवरलुक होता है, फेल टू नोटिस, डेलिनेट होता है, डिस्क्राइब, डिफाइंड, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, स्ट्रिंगिंग होता है, स्ट्रिक्ट, इंट्रूसिव, डिस्टर्बिंग। एनसीसीआई स्टैंड फॉर, एनसीसीआई का क्या मतलब है, कमेंट्स बॉक्स में लिखें।